आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की प्रथम पाठ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो कृपया आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने हुए रहिएगा और बिल्कुल समझ में आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। परिभाषा भी लिखते चलेंगे और आप लोग भी लिखते हुए चलिएगा मेरे साथ। तो लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं कि जब दो या दो से अधिक अणु या परमाणुओं को एक साथ मिलाने से, ठीक ना, एक नए गुण धर्म वाले एक नए पदार्थ बनते हैं, ठीक ना। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक अणु या परमाणुओं को एक साथ मिलाने पर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हो गया, ये परिभाषा हो गया। अब जिस उदाहरण के लिए हम लोग क्या चीज ले सकते हैं, ठीक, H2 और O क्या हो गया? H2O हो जाएगा। इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। तो यहां पर जो है क्या है? हाइड्रोजन्स की दो अणु है, ठीक ना। हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन्स के दो अणु और ऑक्सीजन्स के एक अणु, ठीक। हाइड्रोजन्स के दो अणु, ऑक्सीजन्स की एक अणु मिलकर क्या चीज बन गया? यह जल के दो अणु बन गया, ठीक। तो इसमें जो हाइड्रोजन्स के दो अणु, ऑक्सीजन्स की एक अणु मिलकर जल के दो अणु बन गया। तो यहां देखिए, हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन्स मिलकर एक जो है न्यू जो है नया जो है आपको क्या चीज बन गया? एक जल का निर्माण हो गया, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या चीज बन गए? नए गुण वाला। इसका गुण अलग है, ऐसा चीज नहीं है कि हाइड्रोजन्स का गुण जैसा होगा जल का वैसा गुण नहीं होगा, ठीक ना। इसका क्या होगा? अलग गुण हो जाएगा। मेरी बात आ रही समझ में? तो इसी को हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया? और यह क्या होता है कि और किसी भी लिखेंगे और, ठीक ना, और
यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि द्वारा, ठीक ना, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसको लिख लीजिए। यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया को जो नए जो बन जाते हैं, इसको हम लोग भौतिक विधि के द्वारा हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते, उलट नहीं सकते हैं। बात आ गया समझ में? इसको नोट कीजिए। अब जो है रासायनिक अभिक्रिया में शामिल क्या क्या चीज होता है? रासायनिक अभिक्रिया में शामिल क्या क्या चीज शामिल होता है? ठीक, शामिल रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या चीज जो है हो सकता है, उसमें होने के बाद जो है क्या क्या चीज शामिल किया जाता है? तो फर्स्ट में जो है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं, बदलाव जो है रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो है क्या क्या चीज होता है? तो अवस्था जो होता है, अवस्था में बदलाव, हम लोग बोल सकते हैं अवस्था भी क्या होता है उसका? अवस्था में बदलाव या अवस्था में परिवर्तन, ठीक ना। अवस्था जो है उसको क्या होगा, वह बदल जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं, ठीक ना, कि जैसे H2 और ऑक्सीजन को मिलाए जल हो जाता है, देखते हैं कि वह क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण हो गया। अब जो रंग में परिवर्तन भी हो जाते हैं, ठीक, किसमें? रंग में परिवर्तन। कोई भी अगर अभिक्रिया अगर होगा तो उसकी क्या होगा, रंग में भी परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में भी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक, उसके रंग में भी परिवर्तन को बोलते हैं, ठीक ना, उद्दीपन, ठीक ना, उद्दीपातन, ठीक ना, उद्दीपातन बोलते हैं। और क्या चीज होते हैं? ताप में परिवर्तन, यानी कि उसको उसके ताप में भी, जब आपको न्यू पदार्थ जो बनेंगे, नए पदार्थ जो बनेंगे, तो उसमें क्या होगा, क्या क्या अवस्था में भी परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, ताप में परिवर्तन हो जाएगा। तो ताप में परिवर्तन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवस्था, ठीक। जब ताप में परिवर्तन होगा और क्या क्या चीज हो सकता है? गैस भी निकल सकता है, गैस का उत्सर्जन, ठीक ना, गैस का उत्सर्जन, गैस भी उससे निकलेगा, ठीक ना, उसको बोलते हैं
अपकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण, ये चार चीज परिवर्तन होते हैं, ठीक ना। अवस्था, रंग, ताप, गैस। कब? जब यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगा तब। बात है समझ में? जैसे मान लेते हैं खाना जो खाते हैं हम लोग, देखते हैं ना कि लिक्विड्स रहता है, सॉलिड रहता है, लिक्विड्स फॉर्म में निकलता है, ठीक ना। तो उसमें भी परिवर्तन, कलर भी उसको चेंज हो जाते हैं, रंग में भी परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक। और उससे क्या होता है, गैस भी निकलने लगते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को अगर बर्निंग कीजिए आप, ठीक ना, तो उसमें भी क्या चीज होगा, बदलाव आ जाएगा, ठीक। अब जो है हमारे दैनिक जीवन में होने वाले अभिक्रिया, दैनिक जीवन में होने वाले अभिक्रियाएं, ठीक। दैनिक जीवन में होने वाले अभिक्रियाएं। तो दैनिक जीवन में क्या क्या होती हैं अभिक्रियाएं? जैसे मान लेते हैं भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, खाना पचना जो हो गया, ठीक। और क्या चीज हो सकता है, श्वसन जो होती है, ठीक, श्वसन सांस लेते हैं, इसमें भी हो जाएगा। और जो है भोजन का बनना, भोजन का बनना। और क्या चीज हो सकता है, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ठीक। ये सब चीज क्या चीज का है, या दैनिक जीवन में जो है, हमारे दैनिक जीवन में ये सारे चीज जो है आपको अभिक्रियाएं होती हैं। बात आया समझ में? इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट कॉपी करते जाइए और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, ठीक ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, ठीक ना, अभिकारक, अभिकारक भी होते हैं, ठीक। और क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, ठीक ना, उत्पाद। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या चीज होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो हमको समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसको बोलते हैं और उत्पाद किसको बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए और बी दो परमाणु है और मिलकर एक एबी जो है क्या चीज बन गया, या एक उत्पाद बन गया। क्या चीज बन गया, उत्पाद। तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। और इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी कि यह भाग लेता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक ना,
उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। ठीक, तो उत्पाद किसको कहते हैं? यानी कि जिसका, यानी कि यह किससे बना हुआ है, यानी कि जिसका निर्माण जो है, ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया से होता है, जिनका निर्माण, ठीक ना, इसका मतलब कि उत्पाद का निर्माण किससे होता है? रासायनिक अभिक्रिया से होता है, जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। हो गया? यानी कि अभिकारक समझ में आ गया होगा, उत्पाद भी समझ में आ गया होगा, ठीक ना। यानी कि जो अणु या परमाणु, ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक, ठीक ना। जो अणु या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, ठीक ना, उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया से, सॉरी, जो अभिकारक से प्राप्त, यानी कि जो पदार्थ या जो अणु अभिकारक से, ठीक ना, प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। किससे प्राप्त होते हैं? अभिकारक से। कंप्लीट। अब आगे जो बढ़ते हैं हम लोग, अब जो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है? इस समीकरण को जो होता है, रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण द्वारा जो है, इसको हम लोग निरूपित करते हैं, ठीक ना। लिख सकते हैं कि जिस समीकरण को रासायनिक, ठीक ना, जिस समीकरण को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित, ठीक, निरूपित किया जाता है, ठीक, किया जाता है, और इसके अभिकारकों तथा उत्पाद को, ठीक ना, सूत्र द्वारा, या जिसको बोलते हैं प्रतीक, ठीक ना, सूत्र द्वारा या प्रतीक द्वारा इस्तेमाल कर, ठीक ना, लिख सकते हैं, इस्तेमाल कर लिखा जाता है,
ठीक ना, लिखा जाता है। और साथ ही प्रतीकों को अवस्था के साथ लिख सकते हैं, साथ ही प्रतीकों को अवस्था की, ठीक ना, अवस्था, भौतिक अवस्था, ठीक ना, भौतिक अवस्था के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक, जिससे रासायनिक समीकरण करते हैं। समीकरण करते हैं, ठीक, समझ में आ गया। जैसे में मान लेते हैं मैग्नीशियम को, ठीक ना, मैग्नीशियम जो होता है एक रिबन, मतलब फीता जैसा रहेगा, ठीक ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, ठीक ना, उसको ऑक्सीजन जो गैस जो रहेगा, उसको जब हम लोग बर्निंग करेंगे, ठीक ना, तो वह राख जैसा बनेगा। राख समझ में आता है ना, MgO, ठीक, उसको बैलेंस कर लेंगे 2MgO, यह सॉलिड के फॉर्म में बनेगा। यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन को वायु की, ठीक ना, उपस्थिति में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाना। लिख भी सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ठीक ना, रिबन को वायु, मतलब क्या, ऑक्सीजन लिख सकते हैं, ठीक, वायु मतलब क्या, ऑक्सीजन में दहन कर, ठीक ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ठीक, बनना, ये हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखने में दिक्कत होगा तो। चलिए, अब जो है हम लोग कि उसकी अवस्था को, भौतिक अवस्था को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे भौतिक अवस्था, ठीक ना, जैसे मान लेते हैं कि जो ठोस रहेगा, सॉलिड होता है इंग्लिश, तो उसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, और द्रव रहेगा जिसको लिक्विड्स होता है, उसको एल से, गैस जो हो गया, ठीक ना, तो गैस को जी से। तब उसके बाद जो आता है जलीय विलयन, जलीय लिख सकते हैं, जलीय विलयन, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन को लिखेंगे AQ, यह ऐसे भी रहता है। समझ में आ गया।
तो ये चीज हो गया। अब जो है हम लोग इसको लिख लीजिए, और जो मान ले ताप जो रहेगा ना, जैसे ताप करेंगे तो डेल्टा भी रहता है, ठीक ना। इस तरह से एरो जो रहता है मतलब गैस जो है निकल रहा है, गैस के फॉर्म में ऐसे भी सिंबल्स रहता है, इस तरह से डेल्टा मतलब उसको क्या कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं, ठीक ना। अब आगे जो है हम लोग अभी सीखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कैसे हम लोग रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे, समझना है एकदम इसको। जैसे मान लेते हैं कि यह दिया हुआ रहेगा Fe, मतलब क्या होता है, आयरन, ठीक। Fe प्लस H2O, ठीक। और इससे जो बन रहा है Fe2O3 अब प्लस हाइड्रोजन, ठीक। इस तरह से यहाँ होगा Fe3O4। तो इसको संतुलित करना है, बात है समझ में। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि पहला जो है चरण में जो लिखेंगे, चरण 1 चरण 2 करके भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में 1 स्टेप, इसको बोलते हैं चरण, फर्स्ट स्टेप 1 में, ठीक। क्या करेंगे कि यहां लिख लेंगे तत्व, ठीक, तत्व, और इधर अभिकारक, और उत्पाद, ठीक। तो दोनों साइड जो है देखिए तत्व में क्या क्या चीज है, या यहाँ तत्व बोल सकते हैं या इसको परमाणु बोल सकते हैं, ठीक ना। तो Fe जो है कितना तरह के Fe है, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, है ना। तो Fe जो है इधर कितना है अभिकारक साइड में 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, और इधर कितना है Fe 3 है, हाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4। इतना समझ में आया कैसे लिखे इसको, अच्छा समझिए कैसे लिखे। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद, और ये क्या हो गया, अभिकारक, ठीक। तो जो अभिकारक साइड में है जितने, देखिए यहाँ आयरन कितना है 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक। हाइड्रोजन कितना है देखिए 2 लिख दिए, और इधर भी क्या है 2 है तो 2 लिख दिए हैं। यहाँ देखिए Fe3 मतलब 3 है, 3 लिखा हुआ ना। ऑक्सीजन कितना 4 है। इतना आ गया समझ में लिखने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, ठीक ना, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। तो क्या करेंगे कि इसमें हम लोग 4 से गुना कर देंगे, इसमें 1 से, बात है समझ में। तो इसको अब हम लोग लिख कर देखते हैं, ठीक ना। किस ऑक्सीजन को 4 है, यहाँ पर इस साइड भी 4 जो है, हम लोग 4 था तो इधर भी 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। इसको लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे, इसको ये हो जाएगा Fe प्लस 4H2O, और ये क्या हो जाएगा Fe3O4 और H2,
इतना क्या समझ में, 4 यहाँ क्यों कि ऑक्सीजन में 4 से जब गुना होगा तो ऑक्सीजन तो केवल अकेले नहीं है ना, ऑक्सीजन अकेले है नहीं, इसके साथ क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो सभी में गुना होगा 4 से, यहाँ भी 4 से हो गया, ठीक ना। इसको यहाँ लिखेंगे 4 लिखे हैं ना, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया, यानी कि हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ठीक ना। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया, समझ में आया। तो यहां भी क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, बराबर समझ में आ रहा है। यहां भी हम लोग करेंगे 4 से गुना करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, फिर से लिखेंगे, ठीक, परमाणु अभिकारक उत्पाद, इसको लिख लेंगे चरण 2, इधर ये फिर H ऑक्सीजन, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है इतना। लेकिन अभी भी दोनों साइड बराबर है नहीं है, क्या करना होगा सोचिए, इधर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से, ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, समझ में आया। तो इसका यहाँ पर लिख देंगे रिएक्शन, यानी कि 3Fe, आगे इसको लिख देते हैं, ये जो लिखा हुआ है Fe प्लस 4H2 लिखे थे हम लोग, और क्या था Fe3O4, और क्या लिखे थे 4H2, हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। देखिए यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ, अब जो हो गया यह संतुलित हो गया, ठीक, समझ में आ गया। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2 है ना, H2, तो H2 में कि H2 में अभी 4 से है ना, 4 यहाँ, तो यहाँ भी 4, यहाँ 3, तो इसको हम लोग सॉलिड, अब इसका भौतिक अवस्था लिख रहे हैं, ठीक, ये सॉलिड के फॉर्म में है, इससे लिखते हैं इसको, ठीक, और ये क्या है लिक्विड्स में है ना, किसमें है लिक्विड्स में, और यहाँ ये एरोजोल है, ठीक, और ये भी जो है आपको सॉलिड में है, और यह गैस के फॉर्म में, इसका भौतिक अवस्था को लिख रहे हैं। अब लिख सकते हैं इस तरह से, समझ में आ रही है, बहुत आसान है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देख लेंगे कि जो आपको अभिकारक के साइड के हम लोग परमाणु को लिखेंगे और उत्पाद की साइड, ये तो लिख सकते हैं, देखेंगे कि कितना है, इधर 1 है, इधर 3 है, तो मतलब कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 1 में, समझ में आ रहे हैं। फिर देखेंगे लिख देखेंगे अभी ये भी नहीं बराबर थी, इसमें 4 से, तो इसमें भी 4 से, ठीक, इसमें 1 4 से किए हैं ना, तो ये बढ़ गया है, तो ये भी 8 हो गया है, इसको भी 4 से कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो है हम लोग आगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। द्रव्यमान लिखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक ना।
देखिए द्रव्य यानी द्रव में अंतर है, यहाँ लिखा हुआ द्रव्यमान, क्या लिखा हुआ द्रव्यमान। द्रव मतलब जो तरल अवस्था में रहता है, द्रव्यमान मतलब इसका द्रव्यमान कितना होगा, ठीक ना। उसका नियम जो है इसको लिखते हैं, लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है नहीं विनाश होता है, ठीक ना। न तो किस, देखिए कि इसका मतलब जो हो गया किसी भी द्रव्यमान को, ठीक ना, हम लोग उसको बना नहीं सकते हैं, ठीक ना। न तो उसको देखिए अभिक्रिया का न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, द्रव्यमान नहीं बनता है, और न उसको बना सकते हैं, उसको बना भी नहीं सकते हैं, बिगाड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक ना। वह उतना रहता है हमारे प्रकृति में, कभी भी जो है मास और ऊर्जा को न तो हम लोग बना सकते हैं, ठीक ना, बना भी नहीं सकते हैं और उसको विनाश भी नहीं सकते हैं। पूरे जो प्राकृतिक में दो चीज को न तो हम लोग बना सकते हैं न तो उसे विनाश कर सकते हैं, केवल उसको क्या कर सकते हैं कि एक रूप से दूसरा रूप में हम लोग बदल सकते हैं। बदलने का तरीका जानते हैं हम लोग, मेरी बात आ रही समझ में। किसी भी द्रव्यमान को हम लोग एक रूप से दूसरा रूप में बदलना जानते हैं। जैसे ऊर्जा को जो होते हैं, ऊर्जा को भी हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। तो उसी तरह से द्रव्यमान को भी हम लोग बना नहीं सकते हैं, उसको केवल हम लोग रूपांतरण करना ही जानते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें और चीज लिख सकते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया से पहले, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया से पहले वो क्या बोलते हैं, अभिकारक, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या हो जाएगा, उत्पाद बोलते हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा, उत्पाद। प्रत्येक लिखेंगे कि प्रत्येक, ठीक ना, लिखेंगे पदार्थ भी लिख सकते हैं या यौगिक पदार्थ, यौगिक यहां लिख देते हैं पदार्थों की परमाणु संख्या हमेशा बराबर होती है। समझ में आया। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे मान लेते हैं कि चलिए दूसरा लेते हैं C+O2, क्या बन जाता है, CO2 कार्बन इसमें रहेगा, मतलब ठोस में, और ये गैस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म।
तो यहां पर जो है कार्बन्स की परमाणु संख्या, ठीक ना, कार्बन्स कितना है यहां पर, एक है, देखा ना परमाणु संख्या कार्बन्स के कितने होते हैं, अगर इसको लिखेंगे परमाणु संख्या हमेशा बराबर होते हैं, तो इसको हम लोग परमाणु संख्या की जगह पर परमाणु भार, ठीक ना। कार्बन्स के परमाणु भार कितना होगा 12 ग्राम। ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, देखिए एक ऑक्सीजन के 16 AMU, ठीक। कार्बन का कितना होता है 12 AMU, मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना मान लेते हैं कि इसको लिखते हैं 12 AMU। ऑक्सीजन के कितना 16 दूनी 32 AMU, और इसको हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 44 हो जाएगा ना AMU, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक कार्बन का 12 प्लस 2 है ना, 2 इंटू 16, 12 प्लस 32 44 AMU की मतलब क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक ना, परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसको लिख लीजिएगा परमाणु द्रव्यमान इकाई। एमयू के मतलब क्या होता है परमाणु, एटॉमिक मतलब परमाणु, मास से मतलब द्रव्यमान, यू से यूनिट मतलब इकाई। समझ में आ गया ना, इधर भी 44 है इधर भी 44 है, यानी कि जितना जो है आपको भार, ठीक ना, किधर अभिकारक का होगा उतना ही उत्पाद के होगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले जितना उसका एमयू था, रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी उतना ही हुआ, बात है समझ में। तो दोनों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, उसके भार में बदलाव हुआ नहीं, परमाणु द्रव्यमान में उसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान में कोई भी चीज बदलता नहीं, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ठीक ना, उसका उतना ही रहेगा, लेकिन और सब चीज क्या होता है बदल जाता है। क्लियर हो गया। अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो है, ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक। तो पहला जो होता है क्या होता है, फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग संयोजन संयोजन अभिक्रिया। सेकेंड में जो होता है वियोजन वियोजन अभिक्रिया, ठीक। और तीसरा में जो होता है विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया, और फिर चौथा में आपको आ जाता है द्विविस्थापन, ठीक ना, द्विविस्थापन, ठीक। और तब इसके बाद आपको आ जाता है अपचयन या उपचयन, उपचयन, ठीक ना, उपचयन उपचयन एंड अपचयन, उपचयन एंड अपचयन अभिक्रिया, ठीक। ये समझ में आ गया। अब जो है इसी को बोलते हैं रेडॉक्स,
रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें अपचयन एंड उपचयन दोनों होते हैं। अपचयन एंड उपचयन आप होता है। ठीक, अब जो है वियोजन अभिक्रिया जो होता है, इसको जो है 3 भाग होते हैं वियोजन अभिक्रिया का। ठीक ना, इसका पार्ट जो है 3 होता है। ठीक ना, पहला जो होता है उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन। ठीक, वह ऊष्मा के कारण वह टूटेगा। ठीक ना, उसके बाद होता है विद्युत वियोजन, ठीक, तब उसके बाद जो होता है प्रकाशीय वियोजन। ठीक, इसको लिख लीजिए, तब हम लोग इसको शुरू से पढ़ेंगे। पहला जो है क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन संयोजन अभिक्रिया, यह संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसको भी हम लोग फटाफट इसको डिफाइन करते चलते हैं, परिभाषित करते चलते हैं। लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अणु या परमाणु मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन मतलब एक साथ होना। ठीक ना, संयोजन अभिक्रिया करते हैं। ठीक ना, ये चीज हो गया। या इसको लिख सकते हैं जब दो या दो से अधिक, ठीक ना, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, ठीक ना, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं अभिकारक, ठीक ना, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए और बी मिलकर ए बी बन गया, ठीक, या ए प्लस बी मिलकर सी नए पदार्थ बन गया। ठीक, तो इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे में क्या हो सकता है, कार्बन जो है यह आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, तो इसको बोल सकते हैं कोयले का जलना, कोयले का दहन बोल सकते हैं।
ठीक ना। हाँ, कोयले का दहन, ये हो गया। तब उसके बाद ये पहला था, ठीक। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया लिखेंगे, वियोजन वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जब लिखेंगे, जब एक अभिकारक, ठीक ना, केवल एक अभिकारक, ठीक ना, अभिकारक टूटकर, क्या होगा, टूटकर दो या दो से अधिक, ठीक ना, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। समझ में आ रही है। जैसे इसमें क्या होगा कि वियोजन के मतलब कि यह टूटना, ठीक ना, टूट कर यह अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि जैसे सी जो है उसमें दिए थे ना, तो इसमें क्या होगा, ए प्लस बी टूट गया, अलग हो गया। जैसे इसमें लिखे थे ए बी जो हो गया, ए बी क्या होगा, टूट कर यह अलग अलग हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रही है। आगे जो है इसको जल्दी फटाफट लिखिए इसको। अब जो है इसमें संयोजन अभिक्रिया का पहला जो था क्या था, उष्मीय वियोजन, यानी कि जो ऊष्मा के कारण अगर टूटता है, ठीक ना, उसी को बोलेंगे उष्मीय वियोजन। इसका क्या होता है, अभिकारक का, ठीक ना, जो भी अभिकारक रहेगा, अभिकारक का उष्मा का मतलब समझ में आ रहा है, गर्मी या ताप बोल सकते हैं, ताप देकर, ठीक ना, उसको हम लोग तोड़ते हैं, ठीक ना। लिख सकते हैं उष्मा द्वारा किया जाता है, नहीं, अभिकारक को, ठीक ना, अभिकारक का उष्मा द्वारा किया, लिख सकते किया गया वियोजन, यानी कि उष्मा देंगे तब वह वियोजन होगा, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि CaCO3, ठीक ना, अब इसमें उष्मा देंगे, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, तो यह क्या होगा, यह कैल्शियम CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और CO2 में यह टूटेगा। समझ में आ रही है, यह गैस के फॉर्म में और यह ठोस के फॉर्म में, ये समझ में आ गया। इसको उष्मा देने से ही यह टूटेगा, अलग होगा, ठीक ना। ये मान लेते हैं कि उसका ए, ये बी लिखते हैं। बी में क्या था, वैद्युत, यानी कि विद्युत के द्वारा जो है, वैद्युत
वियोजन। यानी कि इसमें क्या विद्युत धारा द्वारा होने वाला वियोजन। यानी कि विद्युत धारा द्वारा होने वाला वियोजन। समझ में आ रही है? तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा जो है उसमें पास किया जाएगा, यानी कि दिया जाएगा, तब वो टूटेगा। मतलब वियोजन मतलब क्या होता है, अलग होना, ठीक ना। और संयोजन मतलब एक साथ होना। समझ में आ गया? तो इसको जैसे मान लेते हैं कि ये H2 जल को, ठीक ना, या किस फॉर्म में रहता है, या लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उसमें जो विद्युत धारा जो है हम लोग प्रवाहित करेंगे, ठीक ना, वैद्युत लिखते हैं, ठीक ना, वैद्युत धारा, विद्युत धारा लिखते हैं, विद्युत धारा, ठीक ना। विद्युत धारा करेंगे तो यह क्या होगा, अलग अलग टूटेगा, ठीक ना, हाइड्रोजन में टूटेगा और ऑक्सीजन में टूटेगा। ये भी दोनों गैस के फॉर्म में अलग अलग हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, उसके बाद जो है आपको प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय मतलब क्या होगा, उसको प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लिख सकते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, ठीक ना। यानी कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, आपको इसको प्रकाशीय वियोजन हम लोग कहेंगे। ये समझ में आया? इसका एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हो जाएगा जैसे 2AgCl, ठीक ना, यह सॉलिड के फॉर्म में। ये जो है सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, ठीक दिख रहा होगा। AgCl लिखे हैं, यह सॉलिड फॉर्म है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, 2Ag सॉलिड के फॉर्म में अलग हो जाएगा, ठीक ना, और Cl भी जो है गैस के फॉर्म में जो है आपको अलग हो जाएगा। समझ में आया? यह क्या होगा, अलग हो जाएगा गैस के फॉर्म में, Cl2। अब जो है आगे जो है विस्थापन अभिक्रिया, फटाफट कॉपी कीजिए इसको। विस्थापन अभिक्रिया, लिखते हैं विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन मतलब क्या होता है, यहां से यहां करना, मतलब एक उसको स्थान में परिवर्तन जो किया जाएगा, ठीक ना। लिखेंगे इस अभिक्रिया में, ठीक ना, किस में, मतलब विस्थापन अभिक्रिया में अधिक
अधिक क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर दिया जाता है। यानी कि इस अभिक्रिया में क्या होगा कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व जो होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, ठीक ना, उसकी यौगिक से उसको अलग कर देंगे। उसकी यौगिक से क्या करेंगे, उसको अलग कर देंगे, ठीक ना, अलग कर दिया जाता है, ठीक ना। समझ में आ गया इसमें से? तो जैसे एग्जांपल्स में भी लिख सकते हैं, जैसे में क्या चीज हो जाएगा, जैसे आपको Fe आयरन जो हो गया, ठीक, FeCuSO4, ठीक, देखिए यहाँ सॉलिड्स के फॉर्म में है, ठीक ना, यहाँ एक्वस लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इस दोनों में, ठीक ना, कॉपर जो है क्या है कि ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक ना, कॉपर और आयरन, जैसे इसमें जो है, ठीक ना, आयरन और कॉपर में यह क्या होगा कि यह अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, और यह जो है ज्यादा आयरन अभिक्रियाशील होने के कारण से, ठीक ना, तो ये चीज बन जाएगा आपको FeSO4, और क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा। क्यों? यह ज्यादा अभिक्रियाशील हो गया, तो यह क्या होगा, यह टूटेगा, कॉपर जो रहेगा अलग हो जाएगा कॉपर प्लस में, और SO4 2 माइनस में, ये 2 प्लस में क्या होगा आपको, और 2 माइनस में अलग होगा, और कॉपर जो रहेगा किसके, SO4 इसके साथ आ जाएगा, और यह जो रहेगा ना कि ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण से, ठीक ना, यह क्या होगा कि ये आपको इसके जगह पर आ जाएगा, इसको अलग कर देगा। बात है समझ, हमेशा ध्यान देना होगा। तो इस तरह से जो रहेगा आयरन और कॉपर सल्फेट, ठीक ना, इस दोनों में जो तत्व ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, ठीक ना, उसी इस यौगिक से क्या करेंगे, उसको अलग कर देंगे। देखा ना, इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील को उस यौगिक से विस्थापित कर देंगे, इससे क्या करेंगे, अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा, इसको हम लोग एक्वस में लिखेंगे, और यह क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब लिखेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना, ये तीसरा नंबर था ना, अब चौथा, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में भी उत्पादों का निर्माण, ठीक ना, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, उत्पाद दो अधिक यौगिकों के बीच, ठीक ना, इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो या दो से अधिक लिख सकते हैं कि दो यौगिक के बीच रहते हैं,
दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान, ठीक ना, आयनों का आदान प्रदान से होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि दो आयनों के बीच क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे हम लोग लेते हैं Na2SO4, ठीक ना, Na2 ये भी एक्वस के फॉर्म में है, एक्वस बताया था जलीय विलयन, याद रखना होगा। और BaCl2 ये भी एक्वस के फॉर्म में, समझ में आ रही है। यह क्या हो जाएगा, BaSO4 ये भी एक्वस के फॉर्म में, ठीक, और बन जाएगा 2NaCl। समझ में आ रहा है, ये आपको सॉलिड। तो यहां पर जो ये सब लिख लीजिएगा ना, कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट, इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा कॉपर सल्फेट, ये SO4 रहेगा सल्फेट, Fe से आयरन होता है तो आयरन सल्फेट। ठीक, अब जो है इसमें हम लोगों को देखना है कि ये जो है अलग टूटेगा, Na+ में टूटेगा, ये आगे आगे समझ में, ये SO4 माइनस में टूटेगा, 2 माइनस में, ठीक ना, और जो ये Ba+ में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। इसी तरह से इसमें भी जो रहेगा Ba+ SO4, सॉरी एक ही साइड का लिखते हैं ना, तो क्या होगा कि दोनों जो अपोजिट जो रहेगा, ठीक ना, जैसे Na टूट गया ना, देखिए Na टूट गया तो इसके साथ हो जाएगा, इसके माइनस के साथ में, देखिए ये माइनस है ना, ये प्लस है माइनस, और ये माइनस वाला इसके प्लस के साथ में आयंस हो गया ना। देखिए ये जो है आपको आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ में, समझ में आ गया, ये आगे भी आएगा समझ में। तो ये Na जो रहेगा Cl के साथ में, और SA4 जो हो गया Ba के साथ में, तो BaSO4 और NaCl। इसको क्या लिख सकते हैं, सोडियम सल्फेट, इसको बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट लिख सकते हैं ना, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। ठीक, 4 हो गया, अब 5। अब जो है आगे हम लोग लिखते हैं उपचयन है, उपचयन और अपचयन। ठीक, उपचयन है अपचयन क्रिया। तो अपचयन क्या होता है उसको लिखते हैं उपचयन। उपचयन के मतलब जो होता है समझना है कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक ना, लिख सकते हैं कि जिस पदार्थ में या जिस यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, लिख सकते हैं जिस पदार्थ में, लिख सकते हैं इसको लिखिए पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक ना, वृद्धि होना ठीक, ऑक्सीजन का वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना,
ठीक ना, कमी होना, ऑक्सीजन्स का जुड़ना और हाइड्रोजन्स का निकलना, उसको क्या बोलेंगे, उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन। समझ में आ रही है। अब इसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं अपचयन, ठीक ना, अपचयन में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, लिखेंगे लिखेंगे पदार्थ में हाइड्रोजन्स, देखिए हाइड्रोजन्स की वृद्धि होना या ऑक्सीजन्स की कमी होना क्या कहलाएगा, अपचयन। यानी कि जिसमें हाइड्रोजन्स जुड़ता है और ऑक्सीजन्स निकलता है उसको उपचयन बोलेंगे, और जिसमें हाइड्रोजन्स क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन्स वृद्धि होती है और ऑक्सीजन्स की कमी होती है उसको क्या बोलेंगे, अपचयन। याद रहेगा ना। अब जैसे एग्जांपल्स में भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक ना, जैसे मान लेते हैं कि CuO, ठीक ना, H2, ठीक, इसमें क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा, H2, ठीक। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन्स, ठीक ना, हाइड्रोजन्स जो है तो इसके साथ जो इसमें क्या होगा, इसका ऑक्सीजन्स इसमें जुड़ गया, ठीक ना, ऑक्सीजन जुड़ा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन, ठीक। और इसमें ऑक्सीजन निकल गया, इससे ऑक्सीजन निकल गया ना, तो ऑक्सीजन की कमी हो गया, तो इसको अपचयन। समझ में आ रही, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन से तो एक ऑक्सीजन निकल गया, तो जिससे ऑक्सीजन निकलता है, देखिए ऑक्सीजन की कमी होना, तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन, ठीक। आज जिसमें क्या चीज बताया जा रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि होना, देखिए इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन वृद्धि हो गया ना, ठीक ना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना वह क्या कहलाता है, अपचयन हो गया। इस तरह से सभी जो है अभिक्रिया हम लोग जान गए। और भी है, अब लास्ट टॉपिक जो है यानी कि आपको बच जा रहा है, उसको भी देख लेते हैं, संक्षारण, ठीक ना, क्या बोल रहे हैं, संक्षारण। तो संक्षारण के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि जब कोई धातु, जब कोई धातु, ठीक ना, धातु आर्द्रता, ठीक ना, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, ठीक ना, वायु, लिख सकते हैं पानी, अम्ल, ठीक ना, आदि की संपर्क में जब आते हैं, ठीक ना, आदि के संपर्क, संपर्क
संपर्क, ठीक ना, संपर्क में आते हैं, संपर्क में आते हैं। देखिए, जब कोई भी धातु तथा वायु पानी आदि के संपर्क में आते हैं, आते हैं, आते हैं, तब धातु संक्षारण हो जाता है, यानी कि जंग लग जाता है। संक्षारण मतलब जंग लगना जो होते हैं, आयरन जो होते हैं क्या होता है, हवा के संपर्क में आते हैं, ठीक ना, देखते हैं कि रेड कलर के चींटी लग जाता है, लग जाता है ना, वही है। उदाहरण के लिए क्या लिख सकते हैं, ठीक ना, चींटी लग जाना लिख भी सकते हैं, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक। या चांदी, ठीक ना, चांदी का जो या कोई भी धातु जो काला हो जाता है ना, देखते हैं सोना चांदी जितने भी रहते हैं वे सब पर क्या होता है, काला हो जाते हैं, ठीक ना, चांदी पर, ठीक ना, चांदी पर क्या होता है, काली, काला, काली परत, ठीक ना, काली परत, काली परत जो हो जाते हैं। या तांबा पर भी, या तांबा जो रहेगा ना, तांबे पर, ठीक ना, हरी परत चढ़ जाता है, ठीक। या जितने भी तरह के जो होते हैं, कान में पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, ठीक ना, वे सब देखते हैं ना कि काला हो जाता है तो सुनार के पास जाते हैं उसको साफ करने के लिए। मेरी बात आ रही समझ में, यानी कि वह जंग लग जाता है और उसको क्या करता है, सुनार उसको साफ कर देता है, जंग लगता है तब ना, नहीं तो चमकता रहता है। अब जो है इस पर जो है ये एक चीज आता है कि जैसे सोना जो होता है बहुत ज्यादा समय तक चमकता है, तो वह जो होता है ना कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक ना, वह जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक ना। लेकिन आयरन जो होता है जल्दी अभिक्रियाशील होता है, ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जल्दी जंग लग जाता है। लेकिन सोना जो होते हैं कम अभिक्रियाशील होने के कारण वह ज्यादा समय तक चमकता है, नहीं तो वह चमक उसको क्या होती है, ज्यादा दिन तक रहती है, नहीं तो खत्म हो जाता। मेरी बात आ रही समझ में, इस तरह के क्वेश्चंस को याद होना चाहिए, ठीक। आगे जो है लास्ट टॉपिक जो है, इसको जो है लास्ट टॉपिक में जो है पढ़ना हम लोग को कि जितने भी तरह के जो है खाने पीने वाले चीज जो होते हैं, ठीक ना, जैसे जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक, विकृगंधिता, ठीक। तो ये चीज क्या चीज होते हैं, विकृगंधिता, कि जितने भी तरह के वासायुक्त तेलीय पदार्थ जो होते हैं, ठीक ना, खाद्य पदार्थ खाने वाले चीज लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए, तब लिखिए वासायुक्त, ठीक ना, वासा का मतलब जिसमें तेल, तेलीय पदार्थ, तेल वाला फैटी चीज जो होते हैं जिसको खाने से लोग मोटा हो जाता है, ठीक ना, और तेलीय, ठीक ना, तेलीय खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ मतलब क्या होता है, खाने वाला, ठीक ना, खाद्य पदार्थ जब की संपर्क में, ठीक ना, क्या होता है, वायु के संपर्क में
आने पर, ठीक है ना, आने पर क्या होता है, अपचयित हो जाती है। क्या चीज हो जाती है, उपचयित, ठीक है ना, क्या चीज हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं। उपचयित हो जाते हैं, ठीक है ना। किसके कारण, जब वसायुक्त तेलीय खाद्य पदार्थ जो होते हैं कि जब वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिसके कारण हम लोग लिख सकते हैं, जिसके कारण उसके, ठीक ना, जिसके कारण उसके स्वाद अच्छा हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, स्वाद तथा, ठीक ना, गंध, ठीक, गंध मतलब समझ में आ रहा है ना, उसको सूंघिएगा, ठीक ना, गंध में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या चीज होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं विगंधिता। समझ में आ गया। अब आगे जो है तापमान के आधार पर, मान लो कि अगर ताप बढ़ गया तो उसके कारण से भी देखते हैं, लिखेंगे तापमान के आधार पर, इसी को लिखते हैं कि जब तापमान जब बढ़ जाएगा तो उसके अंदर जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया होने लगती हैं। जैसे देखते हैं ना कि कोल्ड ड्रिंक को कैसा कैसा चीज, कोल्ड ड्रिंक जो पीने वाला रहता है ना, तो उसको क्या किस में हम लोग रख सकते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक अभी के समय में जितने भी जो ग्लास वाला रहते हैं ना उसमें पीजिएगा ना तो अच्छा रहेगा, प्लास्टिक वाला में नहीं। इसलिए कि जितने भी तरह के प्लास्टिक जो होते हैं रिसाइकलिंग किए जाते हैं, रिसाइकलिंग मतलब उसको फिर से तैयार किए जाते हैं, ठीक ना, तो उसके कारण से जो भी चीज़ मिला हुआ रहेगा प्लास्टिक में तो उसी को फिर प्लास्टिक वाला बोतल जो रहेगा। अब प्लास्टिक वाला बोतल में क्या होता है, टेस्ट जो होता है अलग हो जाता है, स्वाद अलग होते हैं, और वही जो होते हैं जो ग्लास, ग्लास मतलब शीशा के, ठीक ना, बोतल में, उसमें जो आपको टेस्ट में, स्वाद में परिवर्तन नहीं होता है। इसी के कारण देखते हैं ना कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो होते हैं ग्लास रखा हुआ रहता है, क्यों, फूट जाए लेकिन उसी में, उसमें भी पानी आप रख कर पीजिए, और एक जो रहेगा धातु के बना हुआ ग्लास रहेगा ना उसमें आप रख कर पीजिए, तो उसको क्या होगा, स्वाद में परिवर्तन होगा। इसका कारण क्या है कि कोई भी धातु जो होते हैं अभिक्रियाशील होते हैं और ग्लास जो है अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। ये समझ में आ गया। अब जो है तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया, ठीक ना, इसमें जो होते हैं जिसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या चीज बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होते हैं, ठीक ना, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ही ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मेरी बात आई समझ में, ठीक ना। ये भी जो है तापमान के आधार पर जो है हम लोग बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी होते हैं, ठीक ना, तो इसको भी लिख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है, लिखिए, जिन अभिक्रियाओं में, लिखिए, जिन अभिक्रियाओं में, ठीक ना, जिन अभिक्रियाओं में
उत्पाद के निर्माण, उत्पाद ये चीज समझ में आ गया होगा। उत्पाद किसको बोलते हैं, अभिकारक किसको बोलते हैं, ये सब समझ गए हमने, ठीक ना। उत्पाद के निर्माण के साथ, ठीक, के साथ साथ, ठीक ना, ऊष्मा का भी उत्सर्जन, क्या चीज होना, उत्सर्जन होता है, ठीक ना। उससे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। इसको लिख सकते हैं जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, उदाहरण लिख सकते हैं, ऊपर लिखते हैं उदाहरण, समझ में आएगा। उदाहरण में लिखिए, ठीक ना, प्राकृतिक गैस, ठीक ना, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस क्या होता है, घर में जो होता है ना मीथेन गैस ना, CH4, ठीक, गैस, इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, समझ में आ रही है। क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या होगा, CO2, ये भी गैस के फॉर्म में, ठीक, और उसमें जो रहेगा 2H2O लिक्विड फॉर्म में, आप प्लस ऊष्मा, हीट होगा, समझ में आया। ये भी जो रहेगा गैस के फॉर्म में होगा, इसका स्टेट ऊष्मा आ गया ना, यानी उससे जलता है ना, देखे है ना, जो मीथेन गैस को जलाइएगा ना घर में जो, तो वह क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक ना, और जो वेपर्स के फॉर्म में, वह गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा और उसको क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा, समझ में आ गया। अब जो है लास्ट जो है ऊष्मा, ऊष्मा क्षेपी था ना, और ऊष्मा शोषी, ठीक ना, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये क्या होता है, ऊष्मा शोषी लिखेंगे, जिन अभिक्रियाओं को लिखिए, जिन अभिक्रियाओं को तोड़ने के लिए, ठीक ना, तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक ना, उसको क्या बोलेंगे, उससे, ठीक ना, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में इसमें क्या चीज हो जाएगा, जैसे में क्या होगा बताइए, जैसे हम लोग अभी जो इसको तोड़ने के लिए, जैसे मान लेते हैं पढ़े हुए CaCO3, ठीक ना, CaCO3, इसमें इसको हीट करेंगे, ठीक ना, ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, CaOH, ठीक ना,
और CO2 टूटेगा ना, CaOH2 का होल प्लस, सॉरी CaO होगा ना, CO यह टूटेगा ना, कैल्शियम ऑक्साइड्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस में उष्मा इसको हिट करेंगे तो यह क्या होगा, उष्मा शोषी, यानी उष्मा को अपने में क्या करेगा, शोषित करेगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये जो पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक ना। तो जो व्यक्ति लास्ट तक देखेगा उसको समझ में आएगा, ना तो नहीं आएगा। कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आया होगा तो उसको क्या कीजिएगा, उसको बैठ जाइएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक, थैंक यू।